स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इसरो का थर्ड लॉन्च पैड जिस पे काम चल रहा है, टेंडर निकाला जा रहा है, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि इंडिया को अब बड़ा स्पेस प्लेयर बनना है, हमें बड़े बड़े काम करने हैं। तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग का टारगेट क्या है। टारगेट है कि ओन स्पेस स्टेशन होगा और मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। हम लोग एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट कर चुके हैं, गगनयान का कंस्ट्रक्शन सही चल रहा है और जो इसको नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि ये गगनयान जो है वो GSLV मार्क 3 का मॉडिफाइड वर्जन पे चलेगा, लेकिन वो सिर्फ गाड़ी खोलने के लिए है। मतलब कि आप उसको कर लो तुरंत शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग NGLV इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो रहा बात की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आगे कर ले जाने के लिए कि ठीक है 2030s के आगे क्या करेगा इसरो, तो वही आइडियली उस टाइम तक NGLV रेडी हो चुका होगा, सब चीज सॉर्टेड हो चुका, वो हमें आगे ले जाएगा। और इसमें समझिए कि ये इसरो का जो लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, आपने रॉकेट बना लिया, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उस पर काम चल रहा है, कैप्सूल बना लिया, उस पर काम चल रहा है, एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट कर लिया है, बल्ले बल्ले सब चल रहा है, लेकिन आगे कैसे करोगे। तो बात वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब कमजोर कड़ी बन रहा है। तो गगनयान को जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो मिसिंग है। तो उसी पे भी काम चल रहा है कि ज्यादा रोबस्ट भरपुष्ट जो हो, स्केलेबल, जिसको बढ़ा सके, क्योंकि NGLV जो है अगर इसरो ठीक से बना पाता है तो उसमें लिमिट नहीं होगा। मतलब अभी तक बहुत सारे रॉकेट जो है किसी तरह खींच खाच के ठेल रहे हैं। NGLV डे वन से बनाया जा रहा है, वो फ्रेश डिजाइन है, तो उसमें स्केल बहुत बढ़िया है। मतलब कि आप फैला सकते हैं उसको, और मॉड्यूलर भी होगा, यानी कि अगर डिजाइन में रिक्वायरमेंट नहीं है आप छोटा सा भी लॉन्च कर सकते हैं। बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आपको मून मिशन करना है, रॉकेट बड़ा हो जाएगा, तो कुछ ऐसा चाहिए जो अब से आगे तक का काम संभाल सके। तो बात करते हैं लोकेशन कहाँ है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर में है, यानी कि यहाँ पे, यानी कि चेन्नई से थोड़ा सा ऊपर आपको जाने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे श्रीकोटा ये आंध्र प्रदेश इंडिया में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और रहा बात की ये इसरो का बैकबोन है 70s से, यानी कि ये जगह को सेलेक्ट किया गया, डेवलप किया गया और अगल बगल सब चीज को आइसोलेट कर दिया कि ये जगह अब आप इसरो को दे दीजिए। अब रहा बात की इसरो इस तरफ क्यों है, इधर क्यों नहीं है। इस तरफ इसलिए है कि धरती का स्पिन उस डायरेक्शन में, हम लोग उसका फायदा उठा के फेंकते हैं, तो हम लोग को स्पीड बूस्ट मिलता है। दूसरी बात, आप सोचोगे कि अच्छा नीचे क्यों नहीं है, वहां तो और अच्छा इक्वेटर के पास आ जाएंगे और वेलोसिटी मिलेगा, ये बात एकदम सच है। प्रॉब्लम है कि अगर एकदम नीचे आते हैं तो श्रीलंका के ऊपर से गुजरिएगा, वो खतरनाक बात है। किसी भी पॉपुलेटेड एरिया के ऊपर से नहीं गुजरा, खासतौर पे मतलब चाइना रहता तो कर भी देता, लेकिन बात है कि चाइना अपने देश में गिरा सकता है रॉकेट बूस्टर्स, दूसरे के देश में गिराएंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो वो हम लोग नहीं कर सकते कि भैया श्रीलंका के ऊपर हड़प्पा मारो, तो ऊपर है। अब रहा बात की तमिलनाडु में क्यों नहीं किया। तमिलनाडु में खोज, अगर आप तमिलनाडु का कोस्ट देखिएगा उसमें बहुत सेटलमेंट है, मतलब खूब जगह, मतलब चेन्नई थोड़ा बगल में और फिर पौंडीचेरी है, फिर बहुत सारा सेटलमेंट है। तो खाली जगह रॉकेट के लिए कई किलोमीटर का खाली जगह चाहिए होता है, वो वही सबसे नजदीकी मिला, आंध्र प्रदेश में एक जगह मिल गया, सब चीज कर दिया गया। और वो काफी रिमोट है, इसीलिए ये जगह जैसे देखते हैं अमेरिका वाला जैसा जो सिस्टम है, केप कनावरल, ऑलमोस्ट वैसा ही आपको ये फीलिंग देगा, एकदम आइसोलेटेड है। और मतलब 70s में कर दिया गया, तो बहुत दूर तक ये कर दिया गया कि सर यहाँ सेटलमेंट फैलने मत दीजिए कि फैला दें उसके बाद तो रोना पड़े, नहीं, वो आइसोलेट कर दिया गया है। और बहुत रिमोट है, सेफ है सब चीज, और प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहीं पे हमारा लॉन्च प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, लॉन्च पैड नंबर 2 है, तो सारा चीज यहीं हो रहा है। मतलब इस साइड भी हम लोग कभी कभी लॉन्च करते हैं, लेकिन रेयर है, यहीं पे सारा ज्यादा करते हैं वो। अगर हम लोग ऐसा पोलर ऑर्बिट करने का बात हो जाए तो शायद ट्रैक कर सकते हैं उधर भी बनाने, लेकिन मेन वही बात है कि श्रीलंका है, इसीलिए के रिस्क ले इंटरनेशनल लड़ाई झगड़ा का। तो लोकेशन ये सेलेक्ट किया गया, मतलब कि अगर आप गूगल मैप में देखेंगे पैड 1 पैड 2 दिखेगा, बस थोड़ा सा नीचे आइए वहीं पे पैड 3 बन रहा है। अभी गूगल मैप का सैटेलाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। तो रहा बात कि यहाँ पे अब जो इंडिया कर रहा है, यहाँ पे अब इंडिया हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। अगर आप इंडिया के सारे रॉकेट देखेंगे जनरली सारे वर्टिकली रहते हैं। तो रहा बात कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल क्यों कर रहे हैं, बात है रॉकेट बड़ा हो जा रहा है। बड़ा रॉकेट का मतलब कहता है बिल ज्यादा आता है, तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल करके बिल को घटा रहे हैं। मतलब आपने रॉकेट तो बड़ा कर लिया, चाहते हो आप रॉकेट की बड़ा हो, ठीक है सर, लेकिन बिल भागेगा, ठीक है, तो कहीं और से काटो। तो वही हम लोग हॉरिजॉन्टल करके इससे काट रहे हैं, क्योंकि जो सपोर्ट स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि आपका NIF, ये जो बनेगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेशन फैसिलिटी, पता नहीं निफ क्यों नाम दिए हुए हैं, बट ठीक है नफ दे दिए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये बहुत, अगर बहुत ऊंचा बनाना पड़ा, मतलब क्योंकि आप बात कर रहे हो 100 मीटर, 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा का तो अगर रॉकेट ही है, मतलब कि
इंजन से यहाँ तक टिप में आराम से 100 मीटर या 120 मीटर, आप देख सकते हैं कि क्रू एक्सेस टावर के लिए उसको देना पड़ रहा है, यानी कि आराम से आपको ऑलमोस्ट 130 मीटर या 140 मीटर की ऊंचाई का बिल्डिंग बनाना पड़ जाता, वो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसीलिए हम लोग ये हॉरिजॉन्टल कर दे रहे हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाता है। आप देख सकते हैं रेल में लगाया गया, रेल बोगीज में मेन ट्रांसपोर्टेशन होगा। और अभी जो इंडिया जीएसएलवी को ऐसे खड़ा 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 ले जाता है, उसमें दिक्कत होता है, खर्चा भी बहुत होता है, रिस्क भी ज़्यादा रहता है। और जब रॉकेट बड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, सैटर्न 5 किया था, बात है कि वो बहुत फजांग बढ़ जाता है। आप फजांग कम रखना चाहते हैं, अगर आप बिल कम रखना चाहते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल आना पड़ेगा। और इसके लिए चाहिए भरपुष्ट हाइड्रोलिक्स। तो इनके डिज़ाइन में दिया गया है 4 हाइड्रोलिक्स। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, इनका डिज़ाइन में अभी एकदम टेंटेटिव है। यानी कि इनका अगर आप पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं टेंडर को, तो टेंडर में कह रहे 4 डालिए। ज़रूरी नहीं कि 4 ही डालें, या ज़रूरी नहीं कि जो 6 मीटर की और 12 मीटर की दूरी पे हो, ज़रूरी वैसा नहीं हो। ये मतलब रफ इसरो और एक रफ डायग्राम बना लिया, अब टेंडर के बाद उसे फाइन ट्यून किया जाएगा। तो 4 भरपुष्ट है। तो आपका ये जो बोगी सिस्टम है, यानी स्ट्रक्चर है, वो आएगा ट्रेन पे, मतलब बोगीज पे, ये बोगीज हैं, बोगीज में आएंगे। फिर यहाँ पे हिंज है, हिंज उस पर लगा हुआ है, आपका क्या बोलते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपका सीमेंट पे धंसा हुआ है, वो परमानेंट है, वो हिलेगा नहीं वहां से। उस पर आएगा हिंज, लॉक किया जाएगा, लॉक कर देंगे। फिर आपका ये एक्चुएटर ब्रैकेट है, उस पर आपका ये हाइड्रोलिक्स कनेक्ट होगा। फिर हाइड्रोलिक्स उसको ठेल के उठाएगा। तो भरपुष्ट हाइड्रोलिक पावर चाहिए। आप कई 100 टन का सामान का बात कर रहे हैं, तो भरपुष्ट हाइड्रोलिक चाहिए। यानी कि हाइड्रोलिक के लिए वेडनेसडे होगा, बोले भाई इससे भारी भारी काम हम वेडनेसडे को करते हैं, टेंशन मत लो। तो हाइड्रोलिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे समझिए इसमें फ़ायदा क्या होता है इतना फचांग करने का? इतना फचांग करने का फ़ायदा होता है जब क्रू काम कर रहा है, यानी कि ठीक है, रॉकेट में आप इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ होता है रॉकेट में, जो करना पड़ता है जब रॉकेट फाइनलाइज़ होता है। तो उस टाइम में वो सारा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि किसी को बहुत ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, बहुत नीचे नहीं आना पड़ेगा, बल्ले-बल्ले आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसका एक पेनल्टी आता है। आपका रॉकेट डे 1 से डिज़ाइन्ड हो कि फुल्ली स्टैक्ड हालत में आप ऐसे खड़ा कर सकें। क्योंकि मान लीजिए अगर वो जॉइंट्स हैं, वो क्योंकि रॉकेट में बहुत चीज़ को बहुत हल्का बनाया जाता है, वो जॉइंट्स अगर बनाए कंप्रेसिव लोड ले लेंगे, लेकिन जैसे स्ट्रेन पड़ेगा टूट जाएगा, काम नहीं होगा। या तो आपको क्रेडल, जो ये क्रेडल है, वो क्रेडल को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, कि इसीलिए आप सैटर्न 5 को ऐसे लेके नहीं कर सकते, वो बनाया नहीं गया था। वहीं पे फाल्कन 9 डे 1 से ऐसा बनाया गया है कि उसको आप ऐसे लाएंगे और ऐसे करके खड़ा कर देंगे। ये डिज़ाइन में करना पड़ता है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के डिज़ाइन में डॉक्यूमेंट में दिया गया कि सर कहाँ-कहाँ पे आपको लॉन्च, मतलब ये क्रेडल जैसे क्रेडल पकड़ेगा, और क्या आपका स्ट्रक्चर संभाल सकता है कि नहीं। मतलब आपका स्ट्रक्चर जो ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, उठा रहे हैं, वो संभाल सकता है। और इसीलिए ये सब बहुत धीरे-धीरे उठाया जाता है। मतलब एकदम लोड नहीं लेना है। लोड उसको आप सटाक से कर सकते हैं, हाइड्रोलिक बोलेगा ना, वो बट हाइड्रोलिक तुरंत कर देगा। लेकिन बात होता है कि क्या आपका स्ट्रक्चर उसको लोड बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम वो खाली टंकी रहता है, प्रेशर नहीं रहता अंदर, तो थोड़ा नाजुक रहता है। तो ये डिज़ाइन करना पड़ता है आपको। तो आपका रॉकेट को बिल्ड करना पड़ेगा। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है, वो स्ट्रक्चर्स में बनाया गया है। मतलब एक कोर स्ट्रक्चर है, फिर उसके ऊपर प्लेट लगेगा। प्लेट किसके हिसाब से लगेगा? ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है कौन-सा रॉकेट लगा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में आपका आराम से हो सकता है कि एक लंबा स्टिक है, एक छोटा स्टिक है, एक बड़ा लंबा स्टिक है जिसमें 2 ठो साइड स्टिक पोत दिया गया है, तो उसके हिसाब से प्लेट लगाया जाएगा। इसीलिए प्लेट आपको ये जो पिंक कलर का प्लेट देख रहे हैं, ये प्लेट आपका इसमें आएगा। मतलब सीधे-सीधे इंटीग्रेशन बिल्डिंग से वो प्लेट निकलेगा, वो प्लेट शादी कर लेगा लॉन्च प्लेटफ़ॉर्म से। लॉन्च प्लेटफ़ॉर्म पे आपका हिंज लगा हुआ है, टिल्टिंग हिंज जो है, आप देख सकते हैं 27 मीटर का आपका वो प्लेट, ये है, हिंज है। तो ये बनाया गया है रॉकेट को नेक्स्ट जनरेशन। और बाय द वे, ये जो 120 मीटर है, एक्चुअली सैटर्न 5 से ऊपर चला जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ऊँचा है। मतलब ऊँचाई में थोड़ा इसरो थोड़ा साँस लेके बनाया, इसलिए ऊँचा बना दो इसको एकदम। मतलब टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को बड़ा रॉकेट सँभालने के लिए ये बना लिया गया है। बहुत हुआ अगर कुछ चीज़ के लिए, तो शायद ये प्लेटफ़ॉर्म को चेंज करना पड़ेगा कि थोड़ा मॉडिफ़िकेशन करें, क्योंकि ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ये प्लेटफ़ॉर्म आज के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये आज से आगे जो जाएँगे वो है। तो सारे स्ट्रक्चर, सारे कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं ओवरसाइज़। मतलब कि अगर 100 टन की कैपेसिटी चाहिए, 500 टन का बनाया जा रहा है, ताकि आपको टेंशन नहीं लेना। कल सर रॉकेट बड़ा हो गया, लटक गए, वो नहीं होगा। तो ये हॉरिज़ॉन्टल, अब हम लोग पूरी तरह से मॉडर्न आ रहे हैं, सब चीज़ हॉरिज़ॉन्टल रहेगा। अब बात करते हैं, वो तो आपने रॉकेट का बात कर लिया, पैड का बात कर लिया, लेकिन सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। मतलब एक लॉन्च साइट को, कि ठीक है सर, जैसे ये बोला हरिकोटा का जो आप ये मैप देखेंगे, ये यहाँ पे साइट 3 बन रहा है। गूगल मैप में देखिए, आपको ये सब एरिया दिख जाएगा, समझ जाएगा कहाँ पे एग्जैक्टली डाला जा रहा है। तो उसमें बहुत सारा सेकेंडरी बिल्डिंग्स, आपको लंबा-लंबा नाम लिख के रखा रहा है, वो सब में क्या है? तो सबसे पहले समझिए, आपको पानी और टनल चाहिए। पानी का पूरा सिस्टम है, ओवरहेड वाटर टैंक बनाया जा रहा है, और टनल है। जैसे यूएलए का लॉन्च में देखें ना, एक टनल है, जैसे एग्जॉस्ट निकाला जाता है, वैसा ये टनल दे रहे हैं, खुला नहीं है।
तो उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन ये इंडिया का अप्रोच है। मतलब सबसे खुला लॉन्च होता है आपका सोयूज़ वाला, पानी होता ही नहीं है। वो सीधे एक गड्ढा बनाए हुए हैं बेसिन, जो कि कई सौ मीटर का है, मतलब कई सौ मीटर गहरा है, वो तो सीधे डिफ्यूज़ करते हैं। वैसा उतना जगह नहीं है। हरिकोटा खाली जगह है, लेकिन उतना भी खाली नहीं है, और प्लस दिक्कत ये है कि समुद्र के पास है। उतना गहरा बनाएँगे तो समुद्र का पानी अंदर आने लग जाएगा। तो ये उसके हिसाब से, पैड के हिसाब से बना दिए हैं, और सीधे ये समुद्र के डायरेक्शन पे वुश करेगा। यूएलए का लॉन्च में भी देखिए, आपको वैसे देखिए आग निकल रहा है, सीधे समुद्र में जा रहा है, वही वाला लॉजिक है। और ये 135 मीटर है, मतलब लॉन्च पैड से जहाँ पे आपका इंजन एक्सेस है, 135 मीटर इसका टनल है, और 25 मीटर चौड़ा है, 18 मीटर ऊंचा है। मतलब पाइप है, पाइप है, और पाइप को शांत रखने के लिए खूब पानी का जुगाड़ दिया गया है। तो ये आपका हो गया साउंड सप्रेशन। और जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अजीब बात है कि स्पेस एक्स ये कर रहा है, क्या बोलता है, ट्रक से ऑक्सीजन ला रहा है, ट्रक से नाइट्रोजन ला रहा है। वो मेरा बेस्ट केस वही है कि वो लोग चाहते हैं वहाँ पे एयर डिस्टिलेशन टावर बनाना, बिजली नहीं है, उसको बहुत बिजली चाहिए। और स्पेस अगर आप लोग देख रहे होंगे, जो लोकेशन है वहाँ बिजली एकदम नहीं था, छोटा सा 11 केवी का लाइन था, घर वाला बिजली था, उससे काम नहीं होना था। सोलर लगाए खूब, फिर खूब सारा बैटरी लगाया, फिर वहाँ पे एक दो ठो पुराना अबैंडन्ड गैस वेल था, उसमें जनरेटर लगाए, नहीं चला। धीरे धीरे खुद से बिछवाए 33 केवी, तो हमको एकदम श्योर है कि वहाँ का बिजली का कमी नहीं, तो वहाँ पे वो डाल ही देते, ये क्या बोलते हैं, एयर डिस्टिलेशन टावर। इसरो आगे चल रहा है, क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट 50 मेट्रिक टन पर डे का डे 1 से डाला जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपका एक टेंडर इशू कर दिया गया है कि भैया हमें 50 मेट्रिक टन पर डे बनाने का कैपेसिटी दीजिए। उससे दो चीज़ मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा ऑक्सिलरी चीज़ों के लिए, आर्गोन मिल जाएगा जो शायद बेच दें, और आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन मिल जाए, नाइट्रोजन मिल जाए, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो भैया फिर आपका ये लाइटनिंग अरेस्टर है, जो भरपुष्ट टावर आप देखते हैं, चार्ट हो, मतलब इनका ग्राउंड मैप देखिएगा तो रॉकेट का मैप छोटा सा है, लेकिन उसे बहुत बड़ा बड़ा कंक्रीट पैड डाल रहे हैं। भैया वो किस लिए? लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, क्योंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, वो वहां रहेगा, तूफान हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, वहां डाल दिए, भूल गए, तो वो डाल रहे हैं। फिर आता है आपका बहुत सारा क्रायोजेनिक लिक्विड। तो इतने सारे क्यों हैं? उसमें एक ठो है आपका मीथेन संभालने के लिए, एक ठो है आपका हाइड्रोजन संभालने के लिए, हाँ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के अपर क्राफ्ट्स में हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, और ऑक्सीजन संभालने के लिए। ये तीन ठो मेन आपका है। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगे भैया ये तो ब्लू ओरिजिन वाला है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। अब फिर बात करते हैं कि ये सब तो आपको बता दिए लिक्विड संभालने के लिए, लेकिन रहा बात की यहाँ पर ठंडा गैस भी होता है। आप लिक्विड डाल रहे हैं टैंक में, टैंक गर्म होता है। गर्म मतलब कि अगर वो एम्बिएंट टेम्परेचर का, वो भी इंडिया का, तो वो गर्म बहुत है, तो उससे गैस बन जाएगा। जो लिक्विड है तुरंत छूते ही गैस बनेगा, और वो गैस का आप क्या करेंगे, वो ठंडा अभी भी है, गैस है, क्या करेंगे, तो वो जाता है क्रायोजेनिक गैसीय स्टोरेज सिस्टम में। ये ऑक्सिलरी सिस्टम होता है, यानी कि जो बॉयल ऑफ हो रहा है, बॉयल ऑफ को क्या ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, आग लग जाएगा, तो उसको कलेक्ट करके कहाँ डाल रहे हैं, वो डाला जाता है क्रायोजेनिक गैसीय स्टोरेज सिस्टम में। तो इसरो में उसका भी व्यवस्था किया गया है। ये जो आप देख सकते हैं CGSS, वो एक प्लांट है, वो सब खाता रहता है, वो पचाता रहता है, और उसका बहुत सारा और काम भी है। जैसे कि जब आप सुनते हैं इंजन चिल, तो आप फालतू का लिक्विड उसमें नहीं घुमाइएगा, क्रायोजेनिक गैस ही घुमा देते हैं, तो वो, और शॉक भी कम लगता है, कि मतलब आप एम्बिएंट से डायरेक्ट लिक्विड क्रायोजेनिक टेम्परेचर में, क्रायोजेनिक गैसेस टेम्परेचर पे है, तो थोड़ा सा कंडक्शन स्लो होता है, झटका कम लगता है। तो बहुत सारा ऑक्सिलरी चीज चाहिए आपको चालू करने के लिए, क्रायोजेनिक चाहिए। फिर नाइट्रोजन सप्लाई, इसीलिए बोल रहे हैं अगर ऑन साइट आप ये बना लेते हैं लिक्विड एयर सेपरेशन यूनिट, तो दो चीज का फचांगा आपका खत्म हो जाता है, कि भैया हम नाइट्रोजन के लिए क्यों किसी को पैसा दें, क्यों ट्रक लाएं, क्यों ऑक्सीजन के लिए पैसा दें, और क्यों ट्रक लाएं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहाँ से ला रहा है, जो भी आपको ट्रक से भेज रहा है वो कहाँ से ला रहा है, वो भी एयर सेपरेशन प्लांट से ला रहा है। तो आप उसके एयर सेपरेशन प्लांट का खर्चा, उसके इलेक्ट्रिकल खर्चा, और ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, प्लस उसका प्रॉफिट, आप ट्रांसपोर्टेशन तो हटा ही सकते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन आप लीजिए, फेंक दीजिए, हटाओ, ट्रांसपोर्टेशन हमको नहीं करना है, और ट्रांसपोर्टेशन में ही सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। इसीलिए हम एकदम श्योर हैं कि बोको चिका पे जो वहाँ स्टारबेस बना है, उसमें बिजली का बहुत सीरियस समस्या है, और है भी, होगा भी, क्योंकि वो रिमोट लोकेशन है, कहीं उसमें वायरिंग वैसा किया नहीं गया था कि हाँ भाई यहाँ कई 100 मेगावाट की जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये हरिकोटा में जुगाड़ किया हुआ है, बिजली का व्यवस्था है। अब टेंडर आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे डिटेल है उसमें। तो ये बोले गड्ढा ट्रेंच किया, निकाल दिया, तो और ओवरहेड टैंक सब, मतलब ये सारे ऑक्सिलरी सिस्टम का टेंडर निकाल दिया गया, आप सबका टेंडर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं भविष्य में का, तो ये आपको ऐसे सीजीआई ड्राइंग मिलेगा देखने को। तो इसमें ये समझिए ये आज के लिए नहीं बन रहा है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इसका आपको सारा डिज़ाइन जो है वो रफ है, और वो ओवरबिल्ट है। रफ इसलिए है कि भैया ऑब्वियसली टेंडर अभी ही निकला है, भले ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था, मतलब 1 जनवरी के आसपास में ही, जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन टेंडर्स अभी निकल रहे हैं। मैं अभी जो टेंडर पढ़ रहा हूँ वो दिसंबर का टेंडर है, तो ऑब्वियसली समझ लिया टेंडर सब अभी निकल रहा है।
क्योंकि ऑब्वियसली इसरो बहुत सारा चीज़ डिज़ाइन किया, बहुत सारे में माँग बाहर से कर रहा है। जैसे कि एयर कूलिंग यूनिट जो चाहिए इनको कि ठीक है सर, हमें ये बिल्डिंग है, रॉकेट को ठंडा रखना है। रॉकेट में जितने ये हैं, क्या बोलते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सबको बहुत ठंडा रखना है, खास तौर पे जो पेलोड है। तो उसके लिए इसरो को पता है हमें क्या चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, सर हमारा ये साइज़ है, हमारा ये रिक्वायरमेंट है। आप लोग बिडिंग करो कि इसमें से आप लोग में से कौन इसको डिलीवर कर सकता है। कुछ-कुछ में वो फ्री हैं, जैसे कि क्रायोजेनिक एयर स्टोरेज वाला जो है, उसमें सीधे बोले, देखो भैया हमारा रिक्वायरमेंट है 50 मेट्रिक टन पर डे, कौन-कौन आ सकता है। कुछ-कुछ में जैसे लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड ऑब्वियसली इसरो डिज़ाइन करेगा। वो बस कॉन्ट्रैक्टर खोजा कि सर हमारा ये डिज़ाइन है, आप और हम मिल के इसको और रिफाइन करेंगे, फिर इसे बनाया जाएगा। इसीलिए अभी आप गूगल मैप में देखिए कुछ स्टार्टिंग नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन। और ये आज के लिए नहीं बन रहा है, ये कल के लिए बनाया जा रहा है। मतलब कि एकदम टेंशन ही नहीं लेना है इंडिया को कि सर लॉन्च कहाँ से करें। तो ये और क्रू को चाहिए एक जैसे कहते हैं ना बेस ऑफ ऑपरेशन की, सर क्रू कहाँ पे ट्रेनिंग ले, क्योंकि रॉकेट से एस्केप कैसे करोगे, कैसे उसको लोड करोगे, बहुत सारी चीज़ होता है जो अभी एसएलएस में किया जा रहा है। मतलब कि पूरा काउंटडाउन टू जीरो तक ले जाया गया और उसके बाद उसको कैंसिल किया गया, ये होता है। ट्रेनिंग ऐसी होता है, तो ट्रेनिंग के लिए कोई जगह तो चाहिए ना जहाँ पे आप लॉन्च करोगे, ये वही बनेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड हो, बेस ऑफ ऑपरेशन हो, ये सब बन जाएगा। और स्कोप क्रीप डे वन से बनाया जा रहा है, मतलब कि सर ऑक्सीजन अभी इतना मान लीजिए 300 टन का कैपेसिटी रखें, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 300 टन ही डाल रहे हैं। उनको पता है 300 टन का रॉकेट है, तो वो 500 टन बना के रख रहे हैं, ताकि आप कल को बढ़ाइएगा, टेंशन नहीं है। सब चीज़ में वही है, स्कोप क्रीप संभालने के लिए बिगर और हैवियर रॉकेट्स के लिए डे वन से रेडी है। सर आप खुल के बनाइए रॉकेट, आप नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को रेडी कर लीजिए, लॉन्च कीजिए, खुशिए, फिर होगा ही खुजली कि आया थोड़ा सा और पावर चाहिए, उस टाइम में हमें टेंशन नहीं होगा। और इंडिया को चाँद पे जाने का है। लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब ये तुरंत नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन है। मतलब कि प्लानिंग है। अभी नहीं है, मतलब बहुत टाइम लगेगा। मतलब कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग 50s लग जाएँगे, लेकिन है। मतलब कि वो हर सरकार जो आती है, उस पे थोड़ा-थोड़ा चिपिंग करते रहते हैं कि ठीक है, आप जाओ, 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 आगे बढ़ते जाओ। और अगर हम लोग वो कर पाते, कितनो टाइम लगे, रियलिस्टिकली हम लोग 4th बनने वाले हैं, अगर वो कर पाते हैं तो। तो और वो रहा बात कि 4th रैंकिंग का क्या मतलब है, क्योंकि इंडिया में हम लोग थोड़ा ज़्यादा एग्ज़ाम देखते तो लगे अरे 4th तो फेल ही हो गया। सर 198 नेशन से ऊपर आएँगे। 198 नेशंस हैं, उससे ऊपर आएँगे। टेंशन नहीं लेना है सर आपको। वही है कि टाइमलाइन थोड़ा एग्रेसिव है, क्योंकि बोले ना कि कह दे रहे कि सर 4 साल में हो जाएगा। सर 1 साल हुआ आपका सिर्फ़ टेंडर निकलने में। देखिए एग्रेसिव है, मैं एकदम क्लियर अब बजट जो है थोड़ा टाइट है, क्योंकि बोले ना हर हर का टेंडर आप देखिए, उसके बाद समझ लाइक इस मतलब सुनने में लग रहा है 4000 करोड़ जो आप दे रहे हो थोड़ा ज़्यादा रकम है, सर ज़्यादा नहीं है वो, गिव और टेक $500 मिलियन है, तो बहुत ज़्यादा तो बजट नहीं है। बजट है, नॉट बैड, बट लाइक सर फ्री फ्लोइंग नहीं है, मतलब टेक इट एंड गो नहीं है, टाइमलाइन भी थोड़ा टाइट है। तो वही है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये इंडिया का एंड गेम है। यानी कि कल को इंडिया एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकता है, गगनयान अपना बना सकता है कि नहीं, वो सीधा-सीधा इसी बात पे है कि ये बनता है कि नहीं। रॉकेट्स बना के रेडी हो जाएँगे, हम लोग खाली बैठे रहेंगे, सर ये पैड रेडी नहीं है, जो अभी रशिया का हालत हो गया है। पर हमको ये नहीं समझा रशिया कहाँ से बोल रहे हैं, उनके पास एक पूरा-सा प्लेटफ़ॉर्म, जो प्लेटफ़ॉर्म गिर के टूट गया, उनके पास एक प्लेटफ़ॉर्म स्पेयर पड़ा हुआ था। सर स्पेयर प्लेटफ़ॉर्म मतलब क्या, सोवियत यूनियन को ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ बना दिया था क्या? सर स्पेयर रखा हुआ है। बट वही हम लोग को, हमारे साथ वैसा ना हो। बट टू बी फेयर, ये अभी हमारा सिंगल पॉइंट होगा। धीरे-धीरे लॉन्च पैड नंबर 4, 5 ऐसा-ऐसा बनाया जाएगा, क्योंकि जगह है, जगह का टेंशन नहीं है। तो ये देश का भविष्य डिसाइड होने वाला है आने वाले 4 साल में। गूगल मैप में जाइए, हर 6-6 महीना पे चेक कीजिए कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं वहाँ पे। तो ये एंड गेम है। ये सक्सेसफुल हुआ तो ही आगे का सपना देखना है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहीं और से लॉन्च नहीं किया जा सकता है। रॉकेट बन भी जाए, हम लोग मुँह ताकते रहेंगे। तो देखिए, 3rd लॉन्च पैड पे गाड़ी खोल दिया गया है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसरो का 3rd लॉन्च पैड जिस पे काम किया जा रहा है, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल हो, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।